गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आज क्लास में भी कम बच्चे आए हैं, तो एक आध मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करती हूँ चैप्टर। ठीक है? ओके मैम। अभी बच्चे तो वहां पे अपना अटेंडेंस ही सबमिट कर रहे हैं, आ रहे होंगे बच्चे। चलो तब तक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको ये चैप्टर की स्टोरी तो सभी को पता है, लहासा की ओर, है ना बच्चों? फिर भी मैं इस पाठ का सारांश एक बार आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है? जो भी नए बच्चे, आई थिंक नए बच्चे भी क्लास में आए नहीं है क्या? तो चैप्टर की स्टोरी, इसके लेखक कौन है लहासा की ओर के, बताइए। मैम राहुल सांकृत्यान। यस, इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यान है। ठीक है? तो राहुल सांकृत्यान के बारे में पहले थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ये यूपी के थे। ठीक है? राहुल सांकृत्यान ये आजमगढ़ के जनपद में, वहां पे गुड इनका मॉर्निंग जन्म मैम। हुआ था। गुड मॉर्निंग बेटा। तो लेखक का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था। ओके। इनका जो मूल नाम था केदार पांडे था, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी राहुल सांकृत्यान की, ये गांव में मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई है। फिर 1930 में श्रीलंका जाकर इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी राहुल सांकृत्यायन ने 1930 में। फिर राहुल सांकृत्यानाम के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे था। ठीक है? और इन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनको इतनी सारी भाषाओं का ज्ञानी कहा जाता था। और इनमें क्या प्रमुख है? इनकी डेथ कब हुई थी? 1963 में। ओके। और इनकी जो रचना परिचय के बारे में बात करते हैं, तो राहुल सांकृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है, मतलब लिखा है। ठीक है? तो इनका जो अन्य साहित्य है, ये दर्शन, दिग्दर्शन,
22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि। और जो यात्रा साहित्य में लिखा है इन्होंने, मेरी जीवन यात्रा, राहुल यात्रा, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस को पता ही है कि राहुल जी ने रचनाओं में निश्चित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग मैम किया आपकी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस बेटा, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज ओके ओके चेक करो। अभी ठीक आ रही है मणिशंकर? मैम आ रही है आवाज आपकी घर। अच्छा, हो सकता है आप मणिशंकर के एंड पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम तद्भव, आपको पता ही है, तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। अरबी, फारसी भी शब्दों का प्रयोग किया है। लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं के बीच बीच में किया है। ओके, अब आते हैं पाठ के सारांश पे। लहासा की ओर। तो लहासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। ये लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा एक नामक इन्होंने जो साहित्य लिखा है उसमें से ये लिया गया है। लहासा की ओर, तिब्बत की तरफ जब ये यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते, आपको पता है ये तिब्बत किधर है? नेपाल के ऊपर यस आप मैम, जब मैप, राजधानी है मैम उसकी। हाँ, तो आपको पता ही है किस साइड में है। तो नेपाल 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी राहुल सांकृत्यायन जी ने। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। ठीक है, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति ना होने के कारण लेखक ने यह यात्रा किस रूप में की थी? एक भिखमंगे के वेश में की थी, क्योंकि भारतीयों को तिब्बत की यात्रा का आदेश नहीं था, उनको अनुमति प्राप्त नहीं थी। ओके, इसलिए इन्होंने भिखमंगे के वेश में की थी। तो इस पाठ में उन्होंने लहासा की ओर जाने वाले जो दुर्गम रास्ते, जो कठिन रास्ते हैं, उसका वर्णन किया है इस पाठ में उन्होंने। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी। नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिडपोड़ का रास्ता नहीं खुला था। तो इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। यहाँ से, इस रास्ते से केवल व्यापार के लिए वस्तुएं जाती थी और सैनिक लोग जाते थे उस रास्ते से। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। जगह जगह पर पुलिसों का, मतलब सैनिकों का किला बना हुआ था, चौकियां भी बनी हुई थी। रास्ते में बहुत सारे उनको सैनिक मिलते थे, जिनमें चीनी सेना रहती थी। भारतीय सेना नहीं रहती थी, चीनी सेना रहती थी। तो कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। किसान तो व्यापार के पर्पस से जाते थे, उद्देश्य से। लेखक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। परित्यक्त मतलब त्यागा हुआ।
ठीक है। तो जब लेखक भिखमंगे के वेश में जा रहा था तो वहां पर ऐसे ही एक किला था जो त्यागा हुआ था, वहां पर लेखक चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं। क्या बातें हैं? तो कुछ तकलीफें भी हैं। क्या अच्छी बातें और क्या तकलीफें हैं, अभी हमें आगे जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं है। यहाँ पे जात पात में कोई लोग भेदभाव नहीं करते हैं, छुआछूत में नहीं, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा, मतलब कुप्रथा मतलब बुरी प्रथा नहीं है। कु मतलब बुरा होता है ना, उपसर्ग समझाया है। तो लोग अपने घरों को खुला रखते हैं क्योंकि वहां पर कोई आएगा ही नहीं ऐसे चोरी चपेटी करने, कोई छुआछात, कोई जात पात का कोई भेदभाव ही नहीं था वहां पर, इसलिए लोग अपने घरों को बंद करके नहीं, खुला ही रखते थे। यहाँ की औरतें या उनकी सास यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती थी। तो जो वहां पे जो तिब्बती औरतें थी, वहां पे जो अपने घरों में रहती थी, और उनकी जो सास लोग होती थी, उनके घरों में जो भी औरतें और रहती थी, सब मिलकर क्या करती थी, जो भी अपरिचित लोग जाते थे उस रास्ते से, व्यापारिक लोग जाते थे, सैनिक लोग जाते थे, सबको ये लोग चाय बनाकर पिलाती थी। तो यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वहां पे बाउंडेशन नहीं था। तो इस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा, तो जहां वो त्यागा हुआ किला था जहां पर लेखक रुका था, वहां से जब वो चाय पीकर आगे चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिटे दे दी। चिटे मतलब ऐसा कुछ था कि जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ठीक है। तो थोड़ला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमत के जान पहचान के लोग मिले। उसका एक मित्र था सुमति। तो थोड़ला जब वो आगे गया तो थोड़ला के आखिरी गांव में उसके मित्र के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी थी। वो वहां पर 2 बार गया था यात्रा करने, एक बार 5 साल पहले और फिर उसके बाद। अब लेखक को सबसे विकट ढांडा थोड़ला पार करना था। ये एक ऐसी जगह का नाम था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगहें हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी कोई वहां पे दिखाई ही नहीं देता, मिलता ही नहीं है कि, और यह यहाँ पर कोई नहीं जाता है। तो ये डाकुओं के लिए कहते हैं कि अत्यंत सुरक्षित जगह थी। डाकू आदमी को पहले मारते थे वहां पर। वैसे तो वहां पर कोई जात पात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं थी, लेकिन वहां पे उस जो सुनसान जगह थी वहां पे डाकू लोग रहते थे। तो जो डाकू थे वो क्या करते थे, पहले जो भी लोग उनको मिल जाते थे उनको मार देते थे। डाकू लोग आदमियों को पहले मारते थे, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते, वहां पे जो आम आदमी थे वो लोग भी हथियार लेकर घूमते थे। क्यों? क्योंकि यदि डाकू जान से ना मारे तो उन्हें अपनी जान का खतरा रहता था। इसी कारण क्योंकि वहां पे आम लोगों के हाथों में हथियार होते थे। लेखक और उसके साथ भिखमंगे के
भेष में थे। लेखक जो था और उसके जो साथी थे वो सब किसके वेश में थे? भिखमंगे के वेश में थे। भिखमंगे। तो जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। जैसे ही लगता था कि हाँ अब उनकी जान को खतरा है, लेखक को और उनके साथियों को, तो वो भीख मांगने के लिए रास्ते में बैठ जाते थे। तो पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने क्या किया था, 2 घोड़े लिए और चलते गए। 2 घोड़े पर बैठ गए और आगे चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पर पहुंचे, जो 18,000 फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे तिब्बत में। इनमें कुछ पर बर्फ थी और कुछ पर बर्फ नहीं थी और न ही हरियाली थी। तो सबसे ऊंचे स्थान पर एक देव स्थान था, जिसे कपड़े तथा झाड़ियों से सजाया गया था। देवता का स्थान कहा जाता था उसको। तो लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। पहले तो वो ऊपर गया, अब नीचे उसे आना था। तो उसके बहुत ही पीछे उसके साथ उसके 2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ था? रास्ते में क्यों बिछुड़ गए थे? क्योंकि जो मैम लेखक क्योंकि का लेखक हाँ बोलो मैम बोलो क्योंकि बेटा। लेखक का घोड़ा धीरे चल रहा था। यस, क्योंकि जो लेखक का घोड़ा था वो धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत पीछे रह गया। तो इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौटकर आया। तो 4 बजे के करीब लंडकोर पहुंचा, जहां उसका जानकार सुमति उसकी प्रतीक्षा करता मिला। सुमत जो उसका मित्र था, उसकी प्रतीक्षा वहां पर वो करता मिला। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। पहले उसे बहुत गुस्सा आया कि वो तो लेखक बहुत पीछे रह गया था। फिर जब उसे सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, फिर वो शांत हो गया। लंडकोर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को क्या मिला था? सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा। थुक्पा क्या होता था? कोई बताएगा? क्या मैम? थुक्पा क्या होता था वहां पे? जो तिब्बती खाना है एक। थुक्पा क्या था? एक खाद्य पदार्थ था, एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ था। ठीक है। तो लेखक और उसके साथी जब तिंडरी के विशाल मैदान में थे, उसके चारों ओर पहाड़ थे। मैम नूडल्स को कहते हैं थुक्का। थुक्पा। थुक्पा, हाँ, सूप के थोड़ा वो सूपी जैसा होता है। नूडल्स के सूप। हाँ, एक बार मैंने सर्च मारा था उस पे, सूपी जैसा होता है, थोड़ा सूपी जैसा। तो और उसमें नूडल्स भी होता होगा। इसके चारों ओर पहाड़ थे जब ये तिंडरी के विशाल मैदान में पहुंचे, सॉरी। जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। तो इसी मैदान में तिंडरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमित के यजमान थे, उसके जानने वाले थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। तो गंडा क्या होता था? जो वहां पर उनको देते थे लोगों को, ये होता था मंत्र फूंक कर बनाया गया एक गांठ युक्त कपड़ा होता था। गांठ, उसपे कपड़े को गांठ जैसे बना दिया जाता था और उसपे कुछ मंत्र फूंक कर लोगों को दिया जाता था। ठीक है। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका कि ये क्या कर रहे हो। तो लेखक को भरिया मतलब भारवाहक ना मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। तो सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा।
ताकि वो अपने किसी यजमान से वहां पर मिल सके। तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी है, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास है। तो जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। वहां पर खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। जो भिक्षु खेती की देखरेख के लिए भेजे जाते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहां एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंडरी गांव से वह दूर नहीं था और लेखक चुपचाप अपना सामान उठाया और भिक्षु नम से विदा लेकर वहां से चल पड़ा। बस यही थी इनकी लहासा की ओर की यात्रा। ओके, कि वो किसके वेश में यात्रा करते हैं, उनका जो मित्र होता है वो कहाँ पर मिलता है, और वो उनका जो घोड़ा कैसे वो ऊपर इतनी ऊंचाई पर जाते हैं, वो घोड़े करते हैं, और कैसे वो रास्ते में अपने वापस लौटते समय अपने मित्रों से बिछुड़ जाते हैं क्योंकि उनका घोड़ा धीमे चलने लगता है, और जो सुमति होता है वो अपने यजमानों के यहाँ पे रुकता है। यही सारी बातें हैं इसमें। ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो नए बच्चे हैं, क्या उनको समझ में आया? जो नए बच्चे हैं क्लास में, क्या उनको समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक मिनट होल्ड कर। ओके। तो ये तो आपको पता ही है कि इसके लेखक कौन है? कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। यस। और लेखक कहाँ की यात्रा करता है इस पाठ में? तिब्बत। मैम तिब्बत। तिब्बत की यात्रा करता है। लेखक ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? मैम नेपाल से। नेपाल। यस। अपनी यात्रा के दौरान लेखक अपने साथियों के साथ चाय पीने के लिए कहाँ पर रुका था? चाय पीने के लिए मैंने बताया था अभी सारांश में। मैम चीनी के एक परायक्त किले में। यस, परित्यक्त चीनी किले में। गुड। तो जो वो परित्यक्त चीनी किले थे, उस समय उसकी कैसी स्थिति रही होगी? वहां पर मैम क्या वहाँ होता पे था? लोगों ने अपने घर बना लिए थे। यस, जो किसान लोग थे उन्होंने क्या किया था, उसे अपना बसेरा बना लिया था। तिब्बत में उस समय कौन सी प्रथा विद्यमान थी? कौन सी मैम प्रथा पर्दा। प्रचलित थी? मैम पर्दा प्रथा। नहीं नहीं, वो तो ये सारी प्रथाएं तो थी ही नहीं वहां पर। पर्दा प्रथा वगैरह तो था मैम ही नहीं। मैम अजनबियों को चाय पिलाना। यस, वहां पर कौन सी प्रथा विद्यमान थी तिब्बत में कि अजनबियों अपरिचितों को को चाय पिलाना। यस चाय पिलाना, चाय देने की प्रथा। तिब्बत की यात्रा के समय लेखक ने राहदारी मांगने आए व्यक्ति को कितने चिटें दी थी? क्या मैम? जब तिब्बत की यात्रा के समय जब लेखक वहां पे यात्रा कर रहा था, तो वहां पे जो जो राहदारी मांगने आए थे, जो सैनिक लोग आए थे, उनको लेखक ने कितने चिटें दी थी?
कितनी दी थी? 1 2 3 4। 4 कहाँ दी थी? 2 दी थी सुष्मिता। 2 मैम 2 ही तो बोला मैंने। अच्छा, मुझे लगा 4 बोली हो। मैंने बोला 2। ओके। लेखक दोबारा वहां आने पर, जब लेखक वहां पर दोबारा गया था तिब्बत की यात्रा पर, तो ठहरने की जगह नहीं मिल सकी। वो कितने साल बाद गया था वहां पे? मैम 5 5 साल साल। बाद। 5। यस। ओके। तिब्बत में डांडे किस ऊंचाई पर होते हैं? कितनी ऊंचाई पर थे? 16-17 हजार मैम फीट। 17-18 हजार फीट ऊपर। यस, 16-17 हजार फीट। तिब्बत की यात्रा लेखक ने किस वेश में की थी? मैम देख। भीख मंगे। यस। डांडे पर खड़े होने पर लेखक को पूरब से पश्चिम की ओर क्या दिखाई दिया? जब डांडे पर लेखक खड़ा होकर, मैम ये पहाड़ तो मैंने दिखे थे। मैम हाँ, पहाड़ दिखे थे, कुछ बर्फ से ढके हुए थे और कुछ ढके नहीं हुए थे, और हरियाली दिखी थी। ये तो यस, हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखे थे। डांडे के सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डांडे के मैम एक सर्वोच्च मंदिर स्थान था। पर, हाँ, वो कैसे बना था बुद्धा। सुष्मिता? किस चीज मैम से बना कपड़ा हुआ और था? मैम कपड़ा और झाड़ियों से उसको वो डिजाइन किया था। यस, झाड़ियों पे कपड़े से ढककर उससे बनाया था ना। डांडे से उतरने के बाद लेखक अपने साथियों से क्यों बिछड़ गया? मैम क्योंकि उसका घोड़ा धीरे चल रहा था। यस। सुमत लेखक का इंतजार कहाँ पर कर रहा था? सुमति जो उसका मित्र था, वो लेखक का इंतजार कहाँ पर कर रहा था? मैम लंगकोर में। यस, और भी बच्चे जवाब दें। सारे शांत क्यों हो गए? लेखक के इंतजार में सुमत ने कितनी बार गरम चाय पिया था? सॉरी, चाय को गरम किया था। 5 बार। 4 बार। कितनी बार चाय को गरम किया था? 3 बार। 3 बार। हाँ, 3 बार। 3 बार। लंडकोर नामक स्थान पर रात में लेखक ने क्या खाया था? मैम थुक्पा और चाय सत्तू। यस। जो तिंडरी का विशाल मैदान था, वो कैसा दिखता था? मैम टापू जैसा। यस, क्योंकि उसके चारों तरफ पहाड़ ही थे ना, इसलिए टापू जैसा दिखता था। सुमति अपने यजमानों में लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटते थे। यह कपड़ा किस पवित्र स्थान से संबंध रखता था? मैम मैम बुद्धा के मंदिर शायद। हाँ, बोध गया से, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्या थे, जो उसके यजमान थे सुमत के, वो बुद्धिस्ट थे। शेखर विहार के मंदिर में निम्न ऐसा क्या चीज था जिससे लेखक का मन वहां पे लग गया था? मैम बुद्ध के हस्तलिखित 103 पोथियां थी। यस, किताब। इसलिए लेखक का मन वहां पर लग गया था।
ओके, अब बुक के क्वेश्चंस पे आते हैं। थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि जब वो भिखमंगे के वेश में थे तब सुमति के दोस्त मिल गए थे, इसलिए उसको अच्छा स्थान मिल गया। और पिछली बार उसका कोई जान पहचान का नहीं था, इसलिए उसे एक निर्धन व्यक्ति के घर पे रहना पड़ा। यस, और कोई? यस अभिषेक। मैम जब वो पहली बार गए थे तब उनके साथ उनका दोस्त सुमति था और उनके वहां पे कुछ दोस्त थे सुमति के। अब जब वो 5 साल के बाद आए और वो शाम के समय पे आए थे एकदम तैयार व्यार अच्छे कपड़ों के साथ, वहां के लोग शाम के समय कुछ पी के नशा का जैसा कुछ पी के वो लोग सो जाते हैं, इसलिए उनको उस समय नहीं मिला रहने के लिए। यस, छड़ पीकर। छड़ एक नशा युक्त होता था, पेय पदार्थ होता ताड़ी। था। क्या चीज बेटा? ताड़ी। मैम वो चढ़ मतलब ताड़ी मैम, कुछ वो जैसे कि मैम रस, पेड़ का रस, पेड़ का रस। ताड़ी कहते हैं मैम उसे। बिहार के अच्छा। बिहारी में। वही होगा मैम। ओके, तो थोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने का स्थान पा गया, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमत थे। सुमत की उस गांव में जान पहचान थी। दूसरी बार यात्रा के समय लेखक भद्रवेश में था, पर वह उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पे पहुंचा था, और शाम के समय लोग क्षण पीकर होश हवास हो बैठते थे। इसके अलावा उसके साथ सुमत भी नहीं था, इसलिए वह ठहरने के लिए स्थान नहीं प्राप्त कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? मैम डाकुओं से मारे जाने का। डाकू। मैम डाकुओं से मारे जाने का भय। ओके, और? और कोई बच्चा? यस अमृता। तिब्बत मैम क्वेश्चन क्या है तिब्बत में मैम? हथियार का कानून ना होने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा रहता था। यस, बादल आपने सुना नहीं कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपनी जान और माल का खतरा रहता था। वहां के लोग आत्मरक्षा के लिए खुले आम हथियार लेकर घूमते रहते हैं। वहां अनेक निर्जन स्थान है। निर्जन मतलब जहां पे कोई नहीं रहता, बिना जन के, जहां डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता है। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता है। तो ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते हैं और फिर उससे माल लूट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? मैम क्योंकि लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था और बाकी के घोड़े ठीक चल रहे थे, इसलिए वो बिछड़ गया।
और कोई बच्चा? लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, आपने बिल्कुल सही बताया। तो दूसरा घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ते को भूल गया, रास्ता भटक गया था। वह दूसरे रास्ते पर 1.5-2 पर गया। रास्ता भटकने के कारण वो आगे 1.5-2 मील दूसरे रास्ते पे निकल गया था, फिर उसे वापस आना पड़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोक